काइनेमेटिक्स में फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है which is third major part and that is relative motion। ठीक है, हालांकि रिलेटिव मोशन देखा जाए तो मोशन जितने भी हैं, जो भी मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सभी के सभी रिलेटिव मोशन है। ठीक है, बट हम इस कंटेस्ट में क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं वो जरा समझते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, काइनेमेटिक्स के सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि हम जब भी कोई आंसर ऑब्जर्व करते हैं, जब भी कोई आंसर देते हैं कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो ये हमेशा किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो ऑब्जर्वर ग्राउंड है। ठीक है, और ग्राउंड को हम लोग रेस्ट पे अज्यूम कर लेते हैं। बट हमको ये भी मालूम था ये बात कि एब्सोल्यूट कोई भी बॉडी रेस्ट पे नहीं है इन होल यूनिवर्स। सभी कुछ सभी के रिस्पेक्ट में मूव तो कर ही रहे हैं। तो जो भी मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सारा का सारा रिलेटिव मोशन है। ठीक है ना, तो अब हम इसमें इधर रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो ऐसा है, अगर हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक साथ स्टडी कर रहे हो, सपोज जैसे दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों प्रोजेक्टाइल को हमने हवा में थ्रो कर दिया। अभी हमको स्टडी करना है कि वो हवा में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। अगर नहीं टकराएंगे तो कितने डिस्टेंस से मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आंसर अगर हम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होता है कि ग्राउंड से दोनों मोशन प्रोजेक्टाइल होंगे, दोनों को टाइम के फंक्शन में निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है। बट अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें कि हम एक प्रोजेक्टाइल का मोशन दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में और टाइम बहुत बचता है उसमें। तो इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं रिलेटिव मोशन का। हम अपना फ्रेम चेंज करेंगे, हम अपना फ्रेम ग्राउंड से हटा के किसी और फ्रेम में जाएंगे। तो जब हम किसी और फ्रेम में जाएंगे तो ध्यान रखना सारी की सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी काइनेमेटिक्स में, टाइम को छोड़ के। टाइम जो है वो हर एक फ्रेम में सेम रहेगा। क्यों भाई, 12 बजे हैं तो हर एक फ्रेम से 12 बज रहे होंगे, ग्राउंड से भी, मूविंग बस से भी, प्लेन से भी। लेकिन टाइम के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड करेंगी। तो जब हम फ्रेम चेंज करेंगे तो इन क्वांटिटीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमको ये समझना है कि जब हम फ्रेम चेंज करते हैं तो इन क्वांटिटीज की वैल्यूज, नई वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव मोशन। तो देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं इसको। सपोज हम एक कोऑर्डिनेट फ्रेम लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल 1, और पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, 1 है। अब ध्यान से बताओ, ये जो पोजीशन वेक्टर 1 बोला हुआ है ये किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, बता सकते हो? कौन से ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में है ये R1? ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो ऑब्जर्वर रहा होगा वो O पे रहा होगा, भले ही हम उस ऑब्जर्वर को दिखाएं या नहीं दिखाएं, बट अंडरस्टूड है कि वो O पे है। इसी तरह सपोज एक और पार्टिकल है, और सपोज ये पार्टिकल मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है लेट से वेलोसिटी v1 से, इस इंस्टेंट पे, एट दिस मोमेंट। इसी तरह से एक और पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल 2, और पार्टिकल 2 ओरिजिन से r2 वेक्टर पे है, और ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है सपोज v2 वेलोसिटी से। ठीक है, मतलब दोनों पार्टिकल मूविंग है और हमें इनका मोशन स्टडी करना है। तो देखो ये जो R1 और R2 लिखे हमने, ये एक तरह से ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर हमसे कहा था कि नहीं हमें पार्टिकल 2 का मोशन ऑब्जर्व करना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो देखो जब ओरिजिन पे था तो हमारा ऑब्जर्वर ये था, बना देते हैं छोटा सा ऑब्जर्वर। ठीक है, अब हम लोग फ्रेम चेंज कर रहे हैं, सपोज हम 1 के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, तो ऐसे समझ लो कि हमें अपना ऑब्जर्वर कहाँ बिठाना होगा, हमें 1 पे बिठाना होगा। अब ये बताओ कि 1 पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी क्या होगी? क्यों भाई? 0 0 होगी। ये बात सभी को समझ में आती है? ये बिल्कुल वैसे ही है कि ट्रेन में बैठ के ट्रेन की ही वेलोसिटी तो 0 ही नजर आएगी ना, हमें बाकी दुनिया जाते हुए नजर आएगी। यस सर। तो 1 पे बैठ के 1 की वेलोसिटी 0 है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि 1 पे बैठ के
टू की क्या वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे कि 1 पे बैठ के 2 का पोजीशन बनाएंगे और इसको हम लोग बोलेंगे R21। R21 का मतलब क्या होगा, R21 को क्या पढ़ेंगे, R21 को हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन of 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 with respect to 1. विद रिस्पेक्ट टू 1। बोलो, तो ये बताओ मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, R21 को R1 और R2 के टर्म्स में बता सकते हो। वेक्टर R1 R2 माइनस R1। इसको लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस R1। बोलिए, वेक्टर R2 माइनस R1। क्लियर है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। अच्छा, इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा dr21 अपॉन dt इज इक्वल टू dr2 अपॉन dt माइनस dr1 अपॉन dt। तो ये dr21 अपॉन dt क्या बन जाएगा, तो क्या ये v21 बन जाएगा, और v21 की वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस v1। ठीक है। नाउ व्हाट इज v21, v21 क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। तो ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं आगे इस रिलेटिव मोशन में। मुझे लगता है कि हर जगह ही यूज होगा कि अगर हम एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल को देख रहे हैं तो उस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 1 पे बैठ के देखने पे क्या नजर आएगी। ठीक है। और ऐसे ही बोल सकते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिल जाएगा A21 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A21 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है ना। तो बेसिक थ्योरी तो बस यही है, बाकी सब एप्लीकेशन है। इसको बोलेंगे हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टू विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टू विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। बताओ यहां तक जो मैंने बातें बोली उसमें कोई डाउट है। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक ये है कि अगर हम लोग 2 पे बैठ के 1 को देखना चाहते हैं तो हमें, या 1 पे बैठ के 2 को देखना चाहते हैं, तो 2 की वेलोसिटी जो नई वाली होगी उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको याद है ना कि v2 माइनस v1 अगर निकालना है तो तरीका तो यही है कि v2 में हम लोग ऐड करेंगे क्या, माइनस v1। ठीक है। तो ये याद रखो कि जिसके ऊपर हम बैठ रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम आंसर करने वाले हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम है, उसकी वेलोसिटी माइनस करने के बाद हम उसमें ऐड कर देते हैं। बस ये याद रखो, माइनस करके ऐड कर देंगे, सिंपल ये है। 1 पे बैठे हैं तो 1 की वेलोसिटी पलट करके हम 2 में ऐड कर देंगे, तो उससे हमको v21 मिल जाएगा। याद रहेगी जहाँ पे बैठे उसी की मतलब ऐड कर दे नेगेटिव उसकी करके। वेलोसिटी माइनस करके ऐड कर देंगे, अच्छा अच्छा। उसका एक्सीलरेशन माइनस करके ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अब देखो इसके एप्लीकेशन अलग अलग हैं, तो पहले इसमें पहला हेडिंग डालते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। applications of relative motion in 1 dimension।
देखते हैं वन डायमेंशन में क्या एप्लीकेशन है। तो देखो, अगर हम एक सिंपल केस के बारे में बोलें, जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल है, पार्टिकल 1 v1 वेलोसिटी से एंड पार्टिकल 2 v2 वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, तो बताओ कि इनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 क्या बनेगी। मतलब हम लोग जो है 1 के ऊपर बैठ जाए अगर, तो 2 का मोशन हमको कैसे नजर आएगा। सर 1 पे बैठने V2 के बाद 2 प्लस का, तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, क्या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे v2 i कैप माइनस v1 i कैप, यानी एक तरह से ये v2 माइनस v1 i कैप बनेगा। बोलो, तो ये जो डायग्राम ऊपर बना हुआ है, ये डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर हम यही सेम डायग्राम फिर से बनाएं, तो इसको हम फिर से इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया पार्टिकल 1, ये हो गया पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 कैसा हो गया, रेस्ट पे, और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v2 माइनस v1 है। तो मान लो कि अगर v1 की वैल्यू v2 से बड़ी है, तो क्या ये माइनस का v1 माइनस v2 होगा। और माइनस का v1 माइनस v2 का मतलब हुआ कि पार्टिकल 2 जो है वो पार्टिकल 1 की तरफ आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, v1 माइनस v2 से। तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये d डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो जाएगा। क्यों भाई, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये d डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो जाएगा। तो ये d डिस्टेंस d अपॉन v1 माइनस v2 टाइम में कवर हो जाएगा। मतलब ऐसे पूछ सकता है कि दोनों कब कोलाइड करेंगे, इस तरह से। सर एक बार और समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया। ये बोला ग्राउंड फ्रेम से अगर देखो ध्यान से, तो दोनों वेलोसिटी v1 v2 दोनों चल रहे हैं, ग्राउंड से दोनों चलने नजर आएंगे। अब अगर v1 बड़ा है v2 से, v1 हमने बड़ा लिया है, तो v1 अगर v2 से बड़ा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस धीरे 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 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दोनों कब टकराएंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 कब होगा। तो मैंने क्या किया, ये मोशन ऑब्जर्व किया किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ बिठाओ। मोशन हम किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में। तो जिसके ऊपर बैठेंगे वो कैसा हो गया, रेस्ट पे। और उस पे बैठने के बाद 2 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी। क्यों भाई, वो हम लोगों ने निकाली हुई है, ये जो कैलकुलेशन किया हुआ है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बताओ। और सर ये यहाँ पर समझ नहीं आया, आपने माइनस कॉमन क्यों लिया। v1 बड़ा है ना v2 से, इस वजह से वैल्यू तो ले ले नहीं रहा है, v1 बड़ा ले रहा है। तो अगर v1 बड़ा है तो ये वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, अगर v2 बड़ा होगा तो ये वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। कहने का मतलब है v2 बड़ा होगा तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, और v1 बड़ा होगा तो इनके बीच का सेपरेशन कम होगा। मतलब सर जो V1 पर बैठा होगा उसको V2 अपनी ओर आता हुआ तो दिखाई पार्टिकल 2 देगा। अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा, उसे लगेगा जहां अगर बैठा है वो तो V1 रेस्ट पे, है 2 उसको अपने वही पास सर, आता हुआ नजर आएगा। हाँ तो उसकी ओर आ रहा है पार्टिकल। ठीक है ना। अगर मान लो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 1 इधर जा रहा है v1 से, पार्टिकल 2 इधर जा रहा है v2 से, तो बताओगे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। V1 प्लस V2। तो ये दिया हुआ है सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करें और ये बोलें कि भाई हम 1 के रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहे हैं, तो 1 अगर रेस्ट पे हो जाएगा तो 2 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी। तो देखो 1 रेस्ट पे हो गया तो 2 की वेलोसिटी इधर की तरफ नजर आएगी, कितनी नजर आएगी, v2 प्लस v1। बताओ। तो ये जो सेकंड डायग्राम बनाया है, ये हमने बनाया विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं। बाकी तो एग्जांपल्स करेंगे तब और क्लियर होगा। बेसिक बात तो यही है कि ये जो v2 वेलोसिटी है, जब हम 1 के ऊपर बैठ रहे हैं
समझना ध्यान से। तो v2 वेलोसिटी में हम लोग 1 की वेलोसिटी माइनस करके ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि v1 इधर ऐड कर दे रहे हैं। अब v1 बड़ा है अगर v2 से, तो इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, v1 माइनस v2। और यहाँ पे v2 इधर की तरफ है और v1 राइट में था, तो v1 को माइनस करेंगे तो v1 भी इधर ही हो जाएगा। तो इन दोनों की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल मिला के v1 प्लस v2 हो जाएगी, वो लिखा हुआ है। तो अपोजिट सर डायरेक्शन, विजुलाइज नहीं हो रहा है सर, सेकंड वाला जो आप बता रहे हैं वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है सर। मतलब क्या विजुलाइज नहीं हो रहा है? विजुलाइज ये नहीं हो रहा जैसे फर्स्ट में होता कि जैसे फर्स्ट वाला सर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सर उसको सेकंड वाला अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा, तो अगर मान लो जो दोनों एक सेकंड दूसरे की पार्टिकल तरफ होगा। आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और इस पे बैठ जाओगे तो तुमको ज्यादा वेलोसिटी से पास आता हुआ नजर नहीं आएगा वो। हाँ सर, अपनी वाली भी ऐड हो जाएगी और सामने। ठीक है, अब इसमें तुम एक छोटा सा प्रॉब्लम करो तब क्लियर होगा, ये सब तो ऐसे ही है। एक स्टूडेंट है जो अपने बस के लिए लेट हो गया, ठीक है, और उसकी बस चलना स्टार्ट हो गई है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी 0। तो वो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, लेट्स से विद स्पीड u कांस्टेंट। तो क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट मिनिमम कांस्टेंट स्पीड the student should run to catch the bus। ठीक है, और वो d डिस्टेंस बिहाइंड है इस वक्त। ठीक है, बस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट हुई है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट हुआ है। तो पूछा है वो बस को पकड़ ले, उसके लिए कितनी मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी u का मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक्सीलरेशन हमको गिवन है बस का, दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है। ट्राई करोगे अपने आप पहले? यस सर। करो। देखो इस केस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। जब वो d डिस्टेंस पे है, ठीक उसी वक्त उसने सर देखा, √2 AD आ रहा है। हाँ करेक्ट, जब वो d डिस्टेंस पे है ठीक उसी वक्त बस ने चलना स्टार्ट कर दिया। चलना स्टार्ट कर दिया मतलब कि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन a से स्टार्ट कर दिया है। तो बस की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन उसने कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ना शुरू किया। तो समहाउ उसे बस को कैच कर लेना है, तो उसके लिए मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। अब देखो हम इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं और इसको हम रिलेटिव का यूज करके भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो रिलेटिव से करते हैं समझने के लिए। रिलेटिव मोशन से कैसे सॉल्व करते हैं वो हमको समझना है। तो अब देखो ग्राउंड से अगर देखोगे तो दोनों ही मूविंग है, बस भी मूविंग है और वो स्टूडेंट भी मूविंग है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया हुआ है ये एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस मोशन को ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बस। क्यों? तो अगर हम बस के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, सपोज करो, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि बस में बैठ जाओ। तो ये बताओ अगर बस में बैठ गए तो बस कैसे हो जाएगी? रेस्ट पे हो जाएगी। बस रेस्ट पे हो जाएगी। अब बस नहीं चल रही है, ध्यान से सुनना। अब हमें निकालना है स्टूडेंट की इनिशियल वेलोसिटी और उसका एक्सीलरेशन, और फिर हमें देखना है कि ये डी डिस्टेंस कवर हो सकता है या नहीं हो सकता है या कैसे हो सकता है। तो बस में बैठ के स्टूडेंट कितनी दूर नजर आएगा, डी डिस्टेंस पे नजर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को।
अब ये बताओ कि स्टूडेंट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बस, तो क्या बस वाली वेलोसिटी उसमें माइनस करना होगा, लेकिन बस की कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियल वाली, तो यानी कि स्टूडेंट की इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी। इसके बाद अगर हमें एक्सीलरेशन लिखना है स्टूडेंट का, तो एक्सीलरेशन स्टूडेंट का विद रिस्पेक्ट टू बस कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट के एक्सीलरेशन में बस का एक्सीलरेशन माइनस करना होगा, तो स्टूडेंट का एक्सीलरेशन तो 0 है, इसका मतलब सिर्फ बस का एक्सीलरेशन उसमें माइनस करना होगा। तो बस का एक्सीलरेशन a राइट में है, तो जब स्टूडेंट में ऐड करेंगे तो क्या यही a लेफ्ट में हो जाएगा, ये बताइए सबसे पहले। यस सर। ये जो लिखा है ये दोनों चीजें क्लियर है। यस सर। अब तुम ऐसे सोचो कि एक पार्टिकल है, वो u स्पीड से आगे चलना शुरू हो रहा है, ये मूवमेंट है t इक्वल टू 0, और उसका रिटार्डेशन a है, a उसका रिटार्डेशन है, मतलब कि उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। तो स्पीड अगर कम होती जा रही है तो हम चाहते हैं कि बस तक पहुंच बढ़ जाए, तो बस तक पहुंचने के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u है, a का रिटार्डेशन है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, हम चाहते हैं बस तक पहुंच जाए बस, तो बस पहुंच भर जाए का मतलब ये हुआ कि वो बस पे जब बी पहुंचे जीरो हो जाए। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, कम होते 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 0 हो जाए। 0 कहाँ हो, जब वो बस पे जस्ट पहुंचा। तो d डिस्टेंस ट्रैवल करने में वेलोसिटी 0 हो जाए, तो इसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह आएगा माइनस a और s की जगह आएगा d, तो यहाँ से जो u आएगा वो u मिनिमम ही होगा, तो ये आंसर अंडर रूट 2ad हो गया। बताओ। ठीक है सर, ये समझ में नहीं आया, ए का रिटार्ड। एक तो तुम्हारी आवाज ही नहीं आती, तुम टाइप करके पूछा करो बेटा, आपकी आवाज आती नहीं है, डिस्टरबेंस होती है, टाइम खराब होता है, एक बार में जो डाउट सर क्लियर पूछ रहा करता है। है सर पूछ रहा है ये रिटार्डेशन कैसे हुआ है। अरे भैया रिटार्डेशन कैसे हुआ है, एक्सीलरेशन ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस कैसे निकलेगा, स्टूडेंट के एक्सीलरेशन में बस का एक्सीलरेशन माइनस करेंगे, स्टूडेंट का एक्सीलरेशन 0 है, तो सिर्फ बस का ही तो एक्सीलरेशन माइनस बचेगा, और बस का एक्सीलरेशन a राइट में है, तो जब स्टूडेंट में लगाएंगे तो ये a लेफ्ट में हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया कि माइनस करके ऐड कर देते हैं, बार बार बोला, याद रखो, माइनस करके ऐड कर देते हैं, तो इसको माइनस करके इसमें ऐड कर दिया है, बस में बैठने के बाद क्या नजर आएगा, बस में बैठने के बाद हमें स्टूडेंट का रिटार्डेशन नजर आएगा, जो बस का एक्सीलरेशन है वो बस में बैठने के बाद स्टूडेंट का रिटार्डेशन बन जाएगा, ये बोला है मैंने। बोलिए और क्या डाउट है। ग्राउंड से देख लो कैसे करेंगे। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से अगर करेंगे तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्टूडेंट कैच द बस आफ्टर टाइम t। तो अगर स्टूडेंट t टाइम के बाद बस को पकड़ ले रहा है तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है t टाइम में और बस का जो डिस्प्लेसमेंट है t टाइम में, स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट बस के डिस्प्लेसमेंट से d ज्यादा होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस d के बराबर होना चाहिए, अगर ये d के बराबर हो गया तो फिर वो उसको पकड़ लेगा। तो स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t टाइम में, तो स्टूडेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut। बस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बस का डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आएगा ut माइनस हाफ at स्क्वायर इज d, तो इसको ऐसे लिख लो at स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2d इक्वल टू 0। बताओ। अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में 2ut, इस इक्वेशन में
टाइम के रियल रूट्स आए, तो टाइम की रियल वैल्यू आने के लिए क्या करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये आएगा 4u² माइनस 8ad ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ad। तो u की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2ad हो जाएगी। देखो ग्राउंड से, ये जो ऊपर वाला किया है ये विद रिस्पेक्ट टू बस किया है। बताओ। तो यही बेनिफिट है कि भाई ग्राउंड फ्रेम से अगर हम बस फ्रेम में जाते हैं तो जल्दी आंसर आ जाएगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। इसमें हुआ क्या है कि इसमें बस तो रेस्ट पे ही रही ना, सिर्फ कौन मूव कर रहा है, सिर्फ स्टूडेंट मूव कर रहा है, यानी एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक पे ही ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे क्या था, यहाँ दोनों ही मूव कर रहे हैं, बस भी मूव कर रही है, स्टूडेंट भी मूव कर रहा है। बताओ क्लियर है। रिटार्डेशन कैसे हो रहा है सर? अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर बस का एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाए, वो जीरो हो जाए सर, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, वो जीरो ना हो वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। हाँ तो सर बस की भी कोई वेलोसिटी हो लेकिन वो भी सर कांस्टेंट हो, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, और स्टूडेंट की भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो अरे उससे तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर उससे तो सीधे सीधे यही बोल सकते हैं कि स्टूडेंट की वेलोसिटी बस की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी पकड़ पाएगा। तुम जो बोलते हो, जो हाँ, तुम डाउट क्रिएट करते हो, वो पहले तो है थोड़ा सर। सा सोचा करो उसके बारे में, तुमको अपने आप जवाब मिल जाएगा। इतना दिमाग हम सबको भगवान ने दिया है। कांस्टेंट वेलोसिटी से बस चलना शुरू हुई, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टूडेंट चलना शुरू हुआ, अब पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, क्या जवाब दोगे बताओ इस बात का। तो ज्यादा वेलोसिटी होगी तो पकड़ अगर उसकी पाएगा, यू बस की ज्यादा होगी तो नहीं पकड़ पाएगा। तो उसकी अरे वो तो सर समझ में आ रहा है, यू मिनिमम उसकी जो होगी वो बस की वेलोसिटी होगी, मतलब उससे थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए जो बस की वेलोसिटी। तो समझ में आ रहा है तो फिर क्यों पूछ रहे हो, वो पूछो जो नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो। सर इसमें आपने जो दो मेथड बताए हैं तो उसमें से अगर हम लोग पहले ही लगा लें तो ऐसे तो फिर हमारा मतलब आंसर तो फिर एक ही आएगा, अगर दोनों ऑप्शन दिया जाए नीचे वाला ज्यादा एक्यूरेट हुआ। अरे तो जो जब मैंने ये लिखा है कि u मिनिमम रूट 2ad है, तो इसका ये मतलब तो हुआ ही ना कि u ग्रेटर देन 2ad भी हो सकता है। ये बताओ, ये तो मिनिमम वेलोसिटी निकली है, इससे ज्यादा होगा तो और बढ़िया है, जल्दी पकड़ लेगा। दोनों आंसर सेम ही है, तुम्हें अलग क्यों लग रहे हैं दोनों आंसर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। भाई हमने जब फाइनल वेलोसिटी जीरो करी ना यहाँ पे, ये पॉइंट देखो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो करने का मतलब है कि हमने जो u निकालना चाहते हैं वो मिनिमम वाला है। मिनिमम आया है, ठीक तो है अगर इससे ज्यादा होगा तो और वेल एंड गुड, बढ़िया है। ठीक है ठीक है। और देखो, सपोज 100 मीटर हाइट का ये बिल्डिंग है, ठीक है। पार्टिकल 1 को हमने नीचे की तरफ थ्रो किया है एट 10 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल 2 को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है एट 15 मीटर पर सेकेंड एट द सेम टाइम। तो हमें निकालना है व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल्स विल कोलाइड।
when and where the particles will collide. करो इसको यूजिंग रिलेटिव करो। देखो इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज कुछ इस तरह से दी हैं जो थोड़ा सा गूगली है। देखो अगर इसको तुम रिलेटिव से करते हो, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी दोनों की, चाहे 1 के रिस्पेक्ट में 2 को देख लो या 2 के रिस्पेक्ट में 1 को, तो हमको मालूम है कि दोनों अपोजिट हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी ऐड हो जाएगी। इतना काम तो सभी ने कर लिया। बोलो इसके बाद रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा इनका, बताओगे? रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड है। ध्यान से समझना, दोनों का एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड है, तो जब हम a1 माइनस a2 करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि रिलेटिव मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। तो अगर तुम यहाँ से टाइम निकालते हो तो इनके बीच का सेपरेशन 100 किससे कवर हो रहा है? 25 से। तो ये आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। लेकिन एक और खास बात, लेकिन ये बताओ कि इस पार्टिकल के ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? बट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल 2 क्या है बताओ? पार्टिकल 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालोगे तो ये आएगा 2u अपॉन जी। तो ये तो 3 सेकेंड ही आ रहा है ना, और ये 4 सेकेंड से कम है, मतलब क्या होगा इसका? सर ये तो उतना गया ही नहीं। हाँ तो ये 4 सेकेंड तक तो 4 सेकेंड पे तो यहीं पे होगा ना। टकराएगा ही नहीं सर, टकराएगा ही नहीं वही सर, सर वही टकराएगा ही नहीं। नहीं सर, हमारा मतलब आंसर फिर माइनस में आ रहा था, बट वही तो हमने सोचा टकराएगा ही नहीं। हाँ तो यही थोड़ा समझना है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पार्टिकल 1 यहाँ पहुंच रहा है ना पार्टिकल 2 तक, उतनी देर में ये तो यहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो अब ये निकालो कि पार्टिकल 1 को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, हेंस फॉर पार्टिकल 1, सिर्फ पार्टिकल 1 के लिए निकालो। तो पार्टिकल 1 को डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है? 100। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। और एक्सीलरेशन कितना है? +10। मैंने सब डायरेक्शन नीचे ले लिए, तो सबको प्लस में लिख दिया, 100 भी प्लस में, 10 भी प्लस में और जी भी प्लस में। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से क्यों भाई 5 सर टी आ तो जाएगा, बट सर कैलकुलेशन टफ होगा इसमें से। माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं t² प्लस 2t माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये जो टाइम t आएगा यहाँ से निकल के वो आएगा -b प्लस √4 माइनस प्लस 80 अपॉन 2। तो देख लो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर बनेगा। √84 है, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आती है 3.58 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर होगा। कब टकराएंगे ये? 3.58 सेकेंड्स पे। और कहाँ टकराएंगे? तो ग्राउंड पे ही टकराएंगे। मतलब जो सर जो दूसरा पार्टिकल है वो मतलब उसकी जो मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, वो वेलोसिटी भी 0 रहेगी ना, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा वहां पर। हाँ सर एक बार इसको बिना रिलेटिव वेलोसिटी के जरा बताइए कैसे करेंगे, मतलब कर तो लिया है, एक बार बता दीजिए। बिना रिलेटिव वेलोसिटी के लिए भी क्या करेंगे, जब हम दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम करेंगे ना और टाइम निकालेंगे तो वो टाइम 4 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम तो तुम्हारा ग्राउंड फ्रेम से भी निकल आएगा, लेकिन तुम्हें इतना पार्ट तो चेक करना ही पड़ेगा, ये दिमाग में तो हमेशा ही रखना है। ठीक है ना, एक्चुअली ये जो निकल के आया ना ये कैलकुलेशन, अब तुम कह सकते हो कि सर इस कैलकुलेशन का फिर क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो निकल के आ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये पार्टिकल नीचे जाने के लिए फ्री होता तो ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे आके टकराते। सपोज नीचे ग्राउंड ये नहीं सर होता, सपोज नीचे ग्राउंड नहीं होता तो सर दोनों 120 पार्टिकल यहाँ टकराते आके,
लेकिन क्योंकि ग्राउंड है इसलिए मोशन यहीं रुक गया। तो मैथमेटिकली sir. तो नहीं रुका ये मोशन, मैथमेटिक्स तो सही है, लेकिन लॉजिकली फिजिकल सिचुएशन ये कह रही है कि ये ग्राउंड यहीं तक है, तो इसलिए यहीं पे टकरा जा रहे हैं, यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, ये है मतलब। क्योंकि सर जब ग्राउंड टू ग्राउंड करेंगे ना सर सेकंड इक्वेशन लगा के, तो उसमें माइनस में आएगा आंसर -20 मीटर नियर अबाउट। हाँ तो वो वही हो यही बता जाएगा रहा कि है, वो मतलब यही नीचे बताना चाह टकराएगा। रहा है कि वो यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो यहाँ तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। क्लियर है? यस। और देखो पार्टिकल 2 पार्टिकल 1, particle 1 starts with constant velocity and zero acceleration, and particle 2 starts with constant acceleration and zero velocity, और पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 से 20 मीटर आगे है। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड पार्ट ए में टाइम t when 1 overtakes 2, when particle 1 overtakes 2। फिर निकालना है टाइम t when 2 overtakes 1। तो सपोज ये टाइम हो गया t1 और ये टाइम हो गया t2, तो हमें निकालना है मैक्सिमम, सी पार्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस between 1 and 2 during t equal to t1 to t equal to t2। मतलब t1 से t2 के बीच में, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रही। पार्टिकल 1 कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पार्टिकल 2 कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। देखो निकालो, देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें। अब ग्राउंड से देखेंगे तो 2 भी चल रहा है और ग्राउंड से देखेंगे तो 1 भी चल रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, अगर दिमाग में क्लियर हो गया तो एकदम वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ना चला के किसी एक के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम तो बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सपोज विद रिस्पेक्ट टू 2। तो जरा बताओगे कि 2 पे बैठने के बाद, सपोज हम 2 पे बैठ गए, तो क्या 2 पे बैठने के बाद 2 रेस्ट पे हो जाएगा? क्यों भाई? और कौन चल रहा होगा? तो सिर्फ 1 चल रहा होगा। तो मुझे तुम ये बताओ सिर्फ कि 2 पे बैठने के बाद 1 की वेलोसिटी क्या होगी और 1 का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखो 2 पे बैठने के बाद, क्योंकि 2 की तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो इस वेलोसिटी को इसमें माइनस करके जोड़ने से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसकी वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। हाँ, इसका एक्सीलरेशन 2 राइट में है, देखो ध्यान से, तो जब हम इसको इस पे जोड़ेंगे तो इस पे 2 लेफ्ट में हो जाएगा, और इसका खुद का एक्सीलरेशन 0 है, यानी इसके पास जो एक्सीलरेशन बचेगा वो सिर्फ यही वाला बचेगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, 2 पे बैठने के बाद 1 का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, देखो ध्यान से क्या आ रहा है। तो 2 पे बैठने के बाद 1 की वेलोसिटी आ रही है 10 और रिटार्डेशन आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्योंकि रिटार्डेशन है
तो इसका मतलब है कि ये आगे जाएगा, रुकेगा और फिर वापस आएगा, ये इसका मोशन होगा। 2 पे बैठने के बाद 1 का मोशन कैसा नजर आएगा? तो 2 पे बैठने के बाद 1 का मोशन ये वाला नजर आएगा जो मैंने ड्रॉ किया है। तो एक बार क्या होगा कि एक बार ये 1 आगे जाता हुआ नजर आएगा और एक बार ये 1 पीछे जाता हुआ नजर आएगा। अब जरा मुझे तुम लॉजिकली सोच के बताना, जैसे तुम एक बस में बैठे हो और तुम्हारे बगल से एक दूसरी बस आगे निकल गई, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, तो क्या डेफिनेटली उस बस ने तुमको ओवरटेक किया है? क्यों भाई? यस सर, यस सर। ठीक है, और सोचो कि वो बस तुम्हें पीछे जाते हुए नजर आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी बस ने ओवरटेक किया है। बताइए सर ये कैसे हो गया? अगर वही बस हमको थोड़ा सोचो भी ध्यान मतलब से कि बेटा, आप बोलते बहुत ज्यादा हो, सोचते कम हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, जरा सा थोड़ा 2 बार सोचा करो। आप जिस बस में बैठे हुए हो, अगर दूसरी बस आगे निकल गई है तो इसका मतलब है कि वो दूसरी वाली बस ने ओवरटेक किया है। लेकिन अगर वो दूसरी वाली बस पीछे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि तुम जिस बस में बैठे हो उसने ओवरटेक किया है। तो ये वो मूवमेंट होगा जब 1 ने ओवरटेक किया है, यानी T1, और ये वो मूवमेंट होगा जब 2 ने ओवरटेक किया है, T2। बताओ, थोड़ा सोचो ध्यान से, जवाब मिलेगा। सर वो सोच लिया सर जो आप कह रहे हैं। सर हम कुछ और पूछना चाहते हैं। हाँ बताओ, क्या पूछ रहे हो? सर ओवरटेक तो तब होगा ना जब सेम डायरेक्शन में दोनों बसें चल रही होंगी। अगर जब आप T2 की जो बात कर रहे हैं, दोनों उस बसें सेम कंडीशन में डायरेक्शन जैसे में नहीं उसका चल रही है क्या? दोनों बसें सेम डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं क्या बेटा? हाँ रिटार्डेशन होगा तो पीछे जाएगी। ठीक दोनों बसें सेम डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं क्या? है सर। हाँ सर ठीक है, क्लियर। तो देखो, पहले ये आगे जाएगी, फिर ये रुकेगी और फिर ये पीछे की तरफ आएगी। देखो, ठीक है ना? तो ये वो मोमेंट है जब 1 आगे निकल गया। तो 1 जब आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है तो वो T1 मोमेंट है, और 2 जब और 1 जब पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है 2 पे बैठने के बाद, तो ये T2 मोमेंट है। दोनों सिचुएशन में तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट उसका 20 मीटर ही है। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू अब इसमें लगा देते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू टी और प्लस हाफ ए की जगह क्या आएगा? ए की जगह आएगा -2 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर -10t एंड प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जरा t की वैल्यूज निकालो, क्या आएंगी? तो ये आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? 10 स्क्वायर माइनस 80 अपॉन 2। तो देखो यहाँ से t की वैल्यू क्या, 5 प्लस माइनस √5 आती है। क्यों भाई? 5 प्लस माइनस √5 आ रही है या नहीं? यस सर। सर ऐसे हर क्वेश्चन में हमें मतलब एक बॉडी पे ये मान के चलना पड़ेगा कि एक बॉडी अगर मान लो रेस्ट पे है, देन अगली वाली पे परफॉर्म करे ऑपरेशन, ऐसा ही हो? तो है क्या ना, विजुलाइज करना है। रिलेटिव मोशन में हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन में हम एक सिचुएशन को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरी सिचुएशन में, लेकिन एक्चुअली तो पहली वाली सिचुएशन ही हो रही है ना। यस सर। थोड़ा सोचो ध्यान से, तुम्हें सब कुछ जवाब मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना, जितना ज्यादा आप
सब्जेक्ट में थोड़ा सोचोगे, दिमाग लगाओगे, उतना ही क्लैरिटी आएगी। मतलब ये बताने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। तो मेरी कोई बात माननी नहीं, अपने हिसाब से सोचो, तुम अपने दिमाग से चलो, जहां फंस रहे हो वहां मेरी बात सुनो, ठीक है है ना। तो देखो हुआ क्या ना, यहाँ पे टाइम की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, तुम चेक करो तो ऐसा इसलिए हुआ कि एक इसमें से t1 है, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस रूट 5 और t2 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस रूट 5। देखो 5 माइनस रूट 5 और 5 प्लस रूट 5, दोनों ही टाइम इसी से आ गए। अब पूछा हुआ है कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहा होगा, तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस तब रहा होगा जब ये 1 यहाँ पे होगा, और 1 यहाँ तब होगा जब 1 की वेलोसिटी 0 रही होगी। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर तुम निकालो कितना आएगा, तो उसके लिए 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a(s) हो जाएगा। मान लेते ये s है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालोगे तो 25 मीटर आएगी। यानी इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन क्या रहा होगा, इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोगों ने +2 किया, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 5 मीटर हो गया। बोलिए। क्लियर हुआ नहीं? यस सर ठीक है। अभी इसको और सॉल्व करो, 2-4 घंटे के बाद फिर से एक बार इसको ट्राई करना और ग्राउंड से सॉल्व करना, अपने आप से उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना। सूर्यांश मैंने +2 नहीं लिखा है, -2 लिखा है बेटा, ध्यान से देखिए, -2 ही लिखा हुआ है, माइनस लगाया नहीं है यहाँ पे। तुम यहाँ प्लस लगा के यहाँ माइनस लिख दो, तुम्हें इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ऐसा चलो, बात तो वही है ना। मैंने सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो इक्वेशन और क्वेश्चन में लगा माइनस होता है बीच में, इक्वेशन इसलिए मैं डाउट में हो तो गया। माइनस लगा है, वो माइनस एक्सीलरेशन वाला ही तो है। हाँ सर समझ गया। ठीक है, फिर इसको भी हम और आगे बढ़ाएंगे, भी कल और इसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे और थोड़े से अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लेंगे। बट ये सारी चीजें एक बार तुम अच्छे से एक बार रिवाइज करो ठीक से, क्योंकि अभी तुम लोगों का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, मतलब हम जहां तक ले जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं इसमें।